Hello, welcome back to our YouTube channel Study 54 Manpuri. Myself सरस्वती मैम. डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए मेजरमेंट सब्जेक्ट में प्रीवियस वीडियो में आपको एरर एनालिसिस टोटल चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसके हमने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे सेकंड चैप्टर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर सेकंड में ही हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं आज कंट्रोलिंग टॉर्क को। कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे यूज होता है और उसका कैसे डेरिवेशन आप निकालेंगे, तो देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर एंड इंश्योर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इज यूनिक एंड इज ऑलवेज सेम फॉर द गिवन। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क आपका है वो मूवमेंट ऑफ पॉइंटर में जो मूवमेंट होता है उसको लिमिट रखने के लिए, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड जो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड है उसको इंश्योर करने के लिए क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज़ किया जाता है। एंड इज ऑलवेज सेम फॉर द गिवन, ये जो है ऑलवेज फॉर सेम फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करता है, जो दी हुई वैल्यू है उसके लिए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए ये हमेशा एक यूनिक डिफ्लेक्शन के मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, यानी कि इंश्योर करता है, ओनली एक ही मैग्नीट्यूड को शो करेगा, यानी कि एक ही वैल्यू को मेज़र करेगा। जैसे कि आपको बता देते हैं समझाने के लिए, देखिए आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को। मान लिया एक पॉइंटर है, ठीक है, ये आपका पॉइंटर है और ये स्केल है, और ये पॉइंटर और स्केल जो है, मान लिया पहले आपका पॉइंटर यहाँ पर था, अब धीरे धीरे ये पॉइंटर यहाँ पर वैल्यू को मेज़र करने लगा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका मूवमेंट हुआ वो टीडी के कारण हुआ। ओके, अब वैल्यू यहाँ पर मेज़र करनी थी। ओके, रियल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू आपकी यहाँ पर है, तो ट्रू वैल्यू को मेज़र करने के लिए इस पॉइंटर को पुनः यहाँ से और पुनः यहीं तक लाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि टीडी के अपोज करता है क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी। ओके, यानी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टीडी लगा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टीसी लगेगा। ये रूल आप याद रखेंगे। ओके, क्योंकि ये टीडी एंड टीसी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ओके, तो देखिए जब पुनः ही पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा तो ये ट्रू वैल्यू को मेज़र करेगा। यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है उसी को ये इंश्योर करता है कि हाँ मुझे यही वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसी को आप क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क के कितने मेथड्स हैं उसको समझते हैं। देखिए मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, तो कितने मेथड हैं कंट्रोलिंग टॉर्क को यूज़ करने के। एक तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है, ठीक है, दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। एक तो आप स्प्रिंग का यूज़ करके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा आप ग्रेविटी फोर्स को लगाकर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्प्रिंग कंट्रोल मेथड को हम लोग
समझेंगे। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या होता है, टू फॉस्फर ब्रांच हियर स्प्रिंग्स ऑफ स्पाइरल shafts are attached to the spindle of the moving system of the instrument। ओके, क्या कह रहा है कि जो मूविंग सिस्टम है इंस्ट्रूमेंट का, उसके स्पेंडल में जो अटैच होता है क्या पॉइंटर, वो किस चीज़ का बना होता है, फास्फर ब्रांच का बना होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच का बना होता है। आपको यहाँ पर ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है उसमें जो पॉइंटर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो फास्फर ब्रांच पर आप टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, दे आर बॉन्ड इन अपोजिट डायरेक्शन इज अटैच्ड टू द स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम। ये क्या होता है, बॉन्ड होता है अपोजिट डायरेक्शन में और अटैच्ड होता है स्पिंडल से मूविंग सिस्टम में। ठीक है, जो आपका मूविंग सिस्टम है, एक्चुअली में कुछ आपका फिगर जो है वो ऐसे बना होता है, आपको बनाकर बता देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड लगा है और यहाँ पर एक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड लगा है और यहाँ पर आपका पॉइंटर कनेक्ट होता है। ये आपका स्पिंडल है। ओके, स्पिंडल है, ये आपका पॉइंटर है जो फास्फर ब्रांच का बना है और ये आपका स्पिंडल है और ये जो आपके स्प्रिंग लगे हैं वही आपके कंट्रोल करते हैं किसको, पॉइंटर को। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ फिगर बना होता है, बुक में कुछ आप अच्छे से और देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड इज यूज्ड, क्या दिया है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड इज यूज्ड हियर, यहाँ पर आप स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का यूज कर रहे हैं एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंक्रीजेज एट द सेम लाइन। जैसे ही सेम स्केल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे ही कंट्रोलिंग टॉर्क आल्सो इंक्रीजेज यूजिंग हुक्स लॉ। जो हुक्स लॉ है उसका यूज करके आप कंट्रोलिंग टॉर्क को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टी डी अगर बढ़ेगा तो टी सी भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। अब देखिए आप हुक्स लॉ का यूज़ कैसे करेंगे, तो यूजिंग हुक्स लॉ, कैसे आप यूज़ करेंगे हुक्स लॉ को। ठीक है, फर्स्ट है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्प्रिंग शुड बी मेड अप ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल। स्प्रिंग जो है वो आपकी नॉन मेटेलिक मटेरियल की बनी होती है और स्प्रिंग की इलास्टिसिटी लिमिट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड इन द स्प्रिंग। ठीक है, जो क्या दिया है कि स्प्रिंग में जो इलास्टिसिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रिंग होती है उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं, ग्रेटर देन किससे, मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड किया है उससे ज़्यादा इलास्टिसिटी को आप स्प्रिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिंग सर्वर फॉर टू पर्पस। स्प्रिंग को टू पर्पस के लिए बनाया गया है। कौन कौन से पर्पस, इंजेक्ट द करंट इनटू द कॉइल, कॉइल में करंट को इंजेक्ट कराने के लिए। सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड नेसेसरी कंट्रोलिंग टॉर्क। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, करंट को इंजेक्ट कराने के लिए एज ए लोड एंड प्रोवाइड नेसेसरी कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कंट्रोलिंग टॉर्क नेसेसरी है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, स्प्रिंग शुड बी मेड अप ऑफ ट्रांसफर फास्फर ब्रांच
मटेरियल। स्प्रिंग जो है वो फास्फर ब्रांच मटेरियल की बनी होती है, मैंने ऊपर बता दिया है। एक्यूरेसी इज अवर फंडामेंटल नीड, द बेरिलियम कॉपर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, आप अगर ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप बेरिलियम का यूज़ कर सकते हैं, बट बेरिलियम कॉपर जो है वो महंगा होता है, इसीलिए आप इसका यूज़ नहीं करते हैं। और यूज किसका करते हैं आप? फास्फर ब्रांच का यूज करते हैं। ओके, फास्फर ब्रांच मटेरियल का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको कंट्रोलिंग टॉर्क निकालने के लिए किस डेरिवेशन को आप करेंगे, आपको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, ये आप फिगर बनाएंगे। देखिए, ये आपकी स्केल है और ये आपके पॉइंटर है। ठीक है, पहले ये पॉइंटर यहाँ पर था और अब ये पॉइंटर यहाँ पर है। ओके, तो ये जो 20 का एंगल है, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो आपका थीटा होता है। इसके बाद इसी से कनेक्टेड ये स्प्रिंग है और ये कुछ ऐसे मैंने समझाने के लिए फिगर बना दिया है। इधर जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डैम्पिंग टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये फिगर बना दिया। ये क्या है? पॉइंटर है जो फास्फर ब्रांच का बना है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग आपकी फास्फर ब्रांच की बनी है और जो पॉइंटर है वो आपका एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का बना होता है। ये आपकी फास्फर ब्रांच की बनी होती है। ओके, आप याद रखेंगे। अब देखिए, डेरिवेशन समझ लेते हैं। TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डिफ्लेक्टिंग एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, TC इज इक्वल टू, अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, K थीटा। ओके, ये क्या है? न्यूटन मीटर। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसकी यूनिट क्या आई है? न्यूटन मीटर। K थीटा के डायरेक्ट है। ठीक है, बराबर है। एट इक्विलिब्रियम आप लिखेंगे साम्यावस्था में, एट ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? K थीटा बराबर G इंटू आई। ये कैसे आया है? ये आया है TC इज इक्वल टू TD, यानी कि जब कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे तब क्या होगी? साम्यावस्था होगी। ठीक है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो G इंटू आई अपॉन K क्या आ जाएगा? G इंटू आई अपॉन K। ओके, अब यहाँ से G अपॉन K क्या है? आपका कांस्टेंट है। G अपॉन K, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आ जाएगी? यहाँ पर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है वो आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो आउटपुट निकल कर आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट के, यानी कि आपने जितनी इनपुट अप्लाई की है उतना ही आपको आउटपुट फाइंड होगा। ओके, बस इतनी सी चीज़ है क्या इस कंट्रोलिंग टॉर्क में। आपको कंट्रोलिंग टॉर्क में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक बार आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। पूछता है कि जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो करंट के। या फिर आपसे पूछेगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो डिफ्लेक्टिंग एंगल के, यानी कि थीटा के। यहाँ दोनों ही पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके, चलिए नोट पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका कुछ नोट पॉइंट इस तरह से है। इफ एनी वन ऑफ द स्प्रिंग इज स्नैप, यानी कि ब्रेक, देन पॉइंटर शो जीरो रीडिंग एज नो इनपुट करंट इज देयर। क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको बता रहा है
कि अगर स्प्रिंग टूट जाता है तो आपका जो पॉइंटर है वो 0 रीडिंग को शो करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी इनपुट करंट इंस्ट्रूमेंट में शो नहीं करेगा, यानी कि 0 रीड करेगा वैल्यू, ठीक है। ये आपका नोट पॉइंट है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर स्प्रिंग टूट जाता है तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कौन सी वैल्यू रीड होती है, तो कौन सी होती है, 0। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का सेकंड मेथड है, ओके। देखिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में आप ग्रेविटी कंट्रोल मेथड भी यूज करते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड को आप कैसे पढ़ेंगे? इन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड ए स्मॉल वेट इज अटैच्ड टू द स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ए। देखिए यहाँ तक मीनिंग आपको समझाते हैं। पहले जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होता है उसमें एक बहुत हल्का सा वेट अटैच्ड कर दिया जाता है, किससे? स्पिंडल से, ऑफ ए मूविंग सिस्टम। जो मूविंग सिस्टम है उसके स्पिंडल से एक छोटा सा वेट कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, देखिए, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ए कंट्रोल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि थोड़ा सा पुल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और उस कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस होने की वजह से व्हेन एवर द पॉइंटर टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, क्या होता है कि जब पॉइंटर जो है वो मूव करता है एक इनिशियल पोजीशन से दूर, यानी कि पॉइंटर इनिशियल पोजीशन ये थी और पॉइंटर यहाँ पर दूर मूव करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसी को दूर जाने के लिए ये क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही क्या होता है, स्प्रिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि जो पॉइंटर है वो इनिशियल पोजीशन पे पुनः लाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ हल्का वेट कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर पुनः वापस आ जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। इन दिस केस टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके, एंड टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल, ओके। यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो करंट कंट्रोलिंग टॉर्क है वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों ही जो इक्वेशन है वो मैंने आपको अभी ऊपर प्रूफ करवा दी हैं, ठीक है। तो आप अपनी ये कॉपी पर सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट करेंगे डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सिंस टी डी बराबर टी सी, जब साम्यावस्था में टी डी बराबर टी सी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या दिया है, साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन, ठीक है, साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन। यानी कि आप ऐसे लिखेंगे इसे, साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके। जो करंट है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसकी यही ये क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, इसीलिए स्केल क्या होती है डियर फ्रेंड्स, इसकी नॉन लीनियर स्केल आती है और कंपैक्ट स्केल भी आती है। आप क्या लिखेंगे, कंपैक्ट स्केल एंड नॉन लीनियर स्केल। यहाँ से पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में, उसमें स्केल जो है वो कैसी होती है, तो स्केल नॉन लीनियर एंड कंपैक्ट होती है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए मेजरमेंट में कहाँ तक बता दिया है, आपको कंट्रोलिंग टॉर्क में उसके कितने मेथड थे, 2 मेथड थे, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। दोनों ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा क्या बचता है, डैम्पिंग टॉर्क बचता है।
और डैम्पिंग टॉर्क आपको नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन को बिल्कुल ही मिस नहीं कीजिए। और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं प्रीवियस मेजरमेंट की, वो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ सके। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना डियर फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए एक पावर होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।